तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग का स्वागत है फिर से। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस को बहुत ही रिस्पॉन्स दिया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। सो मैंने आपके लिए अभी अच्छा दूसरा वाला वीडियो लेके आया हूँ। तो हम लोग अभी बात करेंगे कि चेक रिपब्लिक की एम्बेसी में, दिल्ली एम्बेसी में जब लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए आप अप्लाई करते हैं तो किन किन चीज़ों को आपको सबमिशन करना पड़ता है, मतलब किन किन फॉर्म्स को या कौन से पेपर्स को सबमिशन करना पड़ता है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एक भी स्टेप स्किप करोगे तो आप मिस करोगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आप लोग को स्क्रीन पे गाइड करता हूँ, देख लीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग जब वर्क परमिट के लिए अप्लाई करोगे अपने एजेंट्स के पास या फिर खुद से वर्क परमिट के लिए अप्लाई करोगे तो आपको बेसिकली पासपोर्ट और आपका कुछ कॉन्टैक्ट नंबर हो या फिर ईमेल एड्रेस हो आपको एम्प्लॉयर को सेंड करना पड़ता है या फिर आपको एजेंट को सेंड करना पड़ता है। फिर आपका एजेंट आपके थ्रू अप्लाई करता है। तो जब एजेंट अप्लाई करता है तो आपकी वीज़ा या फिर वर्क परमिट ऑलमोस्ट 15 दिन में आ जाती है। मेरी 15 दिन में आई थी, तो आपको लमसम 15 दिन ही लग जाती है, 15-20 दिन। उसके बाद जो होता है, मेन स्टेप होता है आपका पूरा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से अरेंज करना पड़ता है। सो पहला आपका मेन चीज़ आता है फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म की मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग जाके देख सकते हैं कहाँ से डाउनलोड करनी है और कैसे उसको फिल करना है, वो भी वीडियो बनाया है। तो एप्लीकेशन फॉर्म इज़ मस्ट, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक मिस्टेक और आपकी मेहनत बेकार। तो एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ही ज़रूरत है। इसके बाद आता है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट तो आपको कंपलसरी लेके जाना है, उधर सबमिट करना पड़ता है। तो ओरिजिनल पासपोर्ट आपको ज़रूरत है। तो तीसरा नंबर पे आता है फ़ोटो का डायमेंशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कौन सा फ़ोटो चाहिए, कैसा फ़ोटो चाहिए। कि फ़ोटो पे आपको 80% फेस दिखना है और 20% बॉडी दिखनी है। इट मीन्स फ़ोटो आपका थोड़ा जूम में होना चाहिए और विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी एडिटिंग। जो पासपोर्ट साइज़ का आपका फ़ोटो होता है, विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी एडिटिंग। अगर थोड़ा भी आप उसमें फ़िल्टर लगाओगे या फिर कुछ एडिट करोगे तो नो, आपका वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। मीन्स ऑल्सो, और एक बात, फ़ोटो पे कुछ रिएक्शन भी नहीं देना है। जैसे आप सिंपली एकदम सीरियसली रहते हो वैसे ही रहना है, ना हाथ का रिएक्शन देना है ना गुस्से का रिएक्शन देना है। तो आप सिंपली उसको फ़ोटो पे आप वैसा ही कर सकते हो। एंड तीसरी बात आती है आपको वर्क परमिट, अपना ओरिजिनल वर्क परमिट सबमिट करना है। और ओरिजिनल वर्क परमिट तो जब आप एप्लीकेशन में फिल सबमिशन करने जाओगे तो आपके पास ओरिजिनल वर्क परमिट तो रहेगा ही। ओरिजिनल वर्क परमिट, अकोमोडेशन लेटर, वो पूरा एक फाइल रहेगी, तो आपको टोटली फुल सबमिट करनी है। और अभी आता है इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो है PCC, आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस से ही लेना है, ना कि SP से। SP मतलब सब आपका जो रीजनल, आपका जो गांव का पुलिस स्टेशन रहता है उससे नहीं, आपका पासपोर्ट ऑफिस जो रहता है जहां से आपका पासपोर्ट बना है उस ऑफिस से आपको PCC लेना है। और उसके बाद आता है आपका आधार कार्ड। ये तो हो गया आपका आधार कार्ड। और उसके बाद आते हैं टिकट्स। डम्मी टिकट्स लेनी है दोस्तों, आपको ये ध्यान से रखना है, डम्मी टिकट्स, ना कि ओरिजिनल टिकट्स आपको सीधा बुक करनी है। डम्मी टिकट्स कैसे बुक करनी है मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा डम्मी टिकट्स कहाँ से लेनी है। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं इसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। तो आपको डम्मी टिकट्स लेनी है। एंड इंश्योरेंस लेना है दोस्तों। इंश्योरेंस का भी मैं आपको डम्मी टिकट और इंश्योरेंस की वीडियो में एक ही बार में बताऊंगा आपको, क्योंकि इंश्योरेंस कभी कभी ऐसा होता है कि एप्लीकेशन सबमिशन के टाइम पे लेना होता है, नहीं तो कभी कभी ईमेल आता है कि आपको इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस तभी लो जब आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए, अप्रूव होकर आपका पासपोर्ट स्टैम्प हो जाए, तब आपको इंश्योरेंस लेके आना है। एम्बेसी ऐसा ईमेल करती है आपको, जब अपॉइंटमेंट का ईमेल आता है तभी आपको एम्बेसी ऐसा ईमेल करती है। तो इसके बारे में मैं आपको टिकट और इंश्योरेंस के बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। सो अभी मेन चीज़ आती है दोस्तों, इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका बैंक स्टेटमेंट। आपको 2.5 लाख मिनिमम अमाउंट आपके बैंक में होना ही चाहिए, या
2.5 लाख। ये आप लोग दोस्तों कैसे अरेंज कर सकते हैं, ये आपको एटलीस्ट 3 महीने पहले इसको आपके बैंक के अकाउंट में रखना है। एजेंट बोलते हैं इनकी ज़रूरत नहीं, मुझे एजेंट ने बोला था कि ज़रूरत नहीं है, आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने फिर भी रखा था। बाद में ईमेल पे आया था कि फाइनेंशियल प्रूफ्स आर मस्ट, फाइनेंशियल प्रूफ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो 2.5 लाख मिनिमम आपके अकाउंट में होना चाहिए, वो भी 3 मंथ पहले, क्योंकि आपको 6 मंथ का स्टेटमेंट पूछते हैं वो लोग। आपको 3 मंथ पहले आप रख सकोगे तो इट्स बेटर, आपके एक्सेप्टेंस चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट और बैलेंस स्टेटमेंट, मतलब बैलेंस शीट, जो आपका बैलेंस प्रूफ होता है, एक बैलेंस सर्टिफिकेट आता है जो कि आपको बैंक में मिल जाएगा। बैंक में आप जाके रिक्वेस्ट करोगे तो बैंक में आपको बैलेंस सर्टिफिकेट दे देंगे। ये 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैलेंस सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट, तो ये भी ज़रूर आप अरेंज कर लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है एजुकेशन सर्टिफिकेट्स। एजुकेशन सर्टिफिकेट, अगर आप कुछ डिग्री किए हो या फिर SSLC किए हो या फिर सेकेंड PUC किए हो, आपके पास जो भी एजुकेशन सर्टिफिकेट्स है वो आपको लाने हैं, सबमिशन के टाइम देने हैं। सो इतने फॉर्म्स, इतने पेपर्स आपको सबमिशन टाइम की ज़रूरत है। सो उसके बाद दोस्तों आता है एजुकेशन सर्टिफिकेट जो है आपका, अगर दूसरे लैंग्वेज में है, जैसे कि मानो आप महाराष्ट्र से हो तो मराठी लैंग्वेज में है, या फिर आप महाराष्ट्र से हो तो आपका मराठी में है, या फिर कर्नाटक से हो तो आपका कन्नड़ में है, तो सपोज आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट दूसरे लैंग्वेज में है तो उसको आपको ट्रांसलेशन करना है दोस्तों, ऑफिशियल ट्रांसलेशन, जो कि चेक रिपब्लिक की ऑफिशियल लैंग्वेज में होता है। तो दोस्तों आपको ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत है एजुकेशन सर्टिफिकेट। इन केस आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट इंग्लिश में है तो आपको ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन सर्टिफिकेट अगर आपको दूसरा लैंग्वेज में है तो ही करनी है, नहीं तो नहीं करनी है। और एजुकेशन सर्टिफिकेट के बारे में दूसरी बात दोस्तों, इसको अपोस्टाइल करना है। अपोस्टाइल एक तरीके का अटेस्टेशन होता है जो कि आपको इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से करना है। अपोस्टाइल और ट्रांसलेशन इन केस इन अदर लैंग्वेज, otherwise if it is in English there is no need any translation, only apostille। so ध्यान से आप सुनिएगा दोस्तों, एजुकेशन सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन करना है, अगर दूसरे लैंग्वेज से है तो इंग्लिश में है तो नहीं चाहिए, सिर्फ अपोस्टाइल करना है। ओके दोस्तों, आपको समझ में आया? तो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। एंड दूसरा पॉइंट है दोस्तों PCC सर्टिफिकेट जो है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, PCC सर्टिफिकेट जो है इसको आपको ट्रांसलेशन भी करना है और अपोस्टाइल भी करना है। तो समझ में आया दोस्तों आपको? क्योंकि PCC जो होता है वो भी अब सबमिशन करना होता है तो उनको ऑफिशियल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की ज़रूरत है। अगर इवन कि आपको इंग्लिश में सबमिशन कर रहे हैं तो भी उनको ऑफिशियल लैंग्वेज में PCC ट्रांसलेशन की ज़रूरत है। तो ध्यान से आप देखिए, सुनिएगा दोस्तों कि PCC आपको ट्रांसलेशन भी करना है और अपोस्टाइल भी करना है। एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको ट्रांसलेशन करना है इन केस अदर लैंग्वेज इंग्लिश में है तो नहीं, और उसको अपोस्टाइल करना है। ये 2 सर्टिफिकेट जो है दोस्तों आपको ट्रांसलेशन और अपोस्टाइल मस्ट है। तो दोस्तों बस यही था, बस इतनी पेपर्स की ज़रूरत होती है। इनकेस आपको कुछ डाउट आ रहा है, आप कंफ्यूजन है, तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और आपको कोई भी कंसल्टेंसी की ज़रूरत हो तो मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से आपको दे दूँगा। सो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू वेरी मच।